डिसीजन लेना सबसे मुश्किल काम है। अगर बिज़नेस के अंदर किसी से पूछा जाए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एक बहुत क्रूशल एस्पेक्ट समझा जाता है। ख़ास तौर पे जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, ख़ास तौर पे जब आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, ख़ास तौर पे जब आप किसी ट्रेड के अंदर दाखिल हो रहे हो, ये सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है मैनेज करना। अक्सर और बेशतर सवाल किया जाता है ट्रेड वालों की तरफ से, इंडस्ट्री लगाने वालों की तरफ से कि हम कौन से बिज़नेस को ऑप्ट करें, किस बिज़नेस की तरफ हमें जाना चाहिए, कहाँ पे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, कहाँ पे हमें इस वक्त मंदी मिलेगी। दोनों सवालों के जवाबात के लिए आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं खुर्रम कामरान साहब से। ये सीईओ हैं ट्रेड पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड के, और इनसे जानेंगे समझेंगे कि कैसे एक इंडस्ट्री के अंदर मेहनत के साथ, जुस्तजू के साथ और दिल लगाकर काम करा जाए और उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है और अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है। तो आइए कुछ सवाल जवाबात करते हैं और जानते हैं हमारी ट्रेड के अंदर फर्दर ग्रोथ कैसे मिल सकती है। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं सर के साथ। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम कामरान साहब, सीईओ हैं ट्रेड पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड के और ट्रू पार्क प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत शुक्रिया सर कामयाबी का सफ़र ज्वाइन करने का। अमेजिंग जर्नी। बहुत मुश्किल से लोग ना कहते हैं कि हम कुछ कर पा रहे हैं, हम डेवलप हो पा रहे हैं, पाकिस्तान कुछ करने की जगह नहीं है। बहुत सारी हमें ना नेगेटिविटी सुनने को मिलती है। हमारा शो कामयाबी का सफ़र उस जर्नी को कवर करता है जो पाकिस्तान के अंदर ना कि ख़ुद अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम भी दुनिया भर के अंदर रोशन करते हैं। जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, डेवलप करते हैं मज़ेदार, और वो मार्केट में जाती है, पाकिस्तान का एक नेम बनता है और पाकिस्तान की चीज़ पहचान बनती है। कैसे ये जर्नी शुरू हुई खुर्रम साहब, ये कैसे डेवलपमेंट हुई और क्या सोचा था कि हम इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर? First of all, thank you very much for calling me here and giving me time. और जो आपका है प्रोग्राम वो बहुत अच्छा है जो आप लेके चल रहे हैं, और पाकिस्तान में जो ग्रो कर रहे हैं, बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं और जो लोग ग्रो कर रहे हैं उनको जो आप रोशनास करा रहे हैं, ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत अच्छी एक्टिविटी भी है और सराहना चाहिए इसको। आपने जो कहा कि इतने नामुनासिब हालात के अंदर जो यहाँ बिज़नेस में ग्रो कर रहे हैं, जिनकी ग्रोथ हो रही है और यहाँ तक पहुँचते हैं, उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है और सर्वाइवल मोड में रहते हैं। हमारे पाकिस्तान का बिज़नेस कुछ इस तरीके से है कि जब से हमने आँख खोली है, यहाँ हमने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस देखे हैं। तो यहाँ जो सर्वाइवल और स्ट्रगल की जो जंग है वो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर है। जो बड़े लोग बनते हैं उनको मैंने देखा है और बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है, स्टडी किया है। उनमें एक तो कंसिस्टेंसी होती है, दूसरा वो जो बैरियर तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप वो बैरियर नहीं तोड़ेंगे तो यू कैन नॉट चेंज योर क्लास। हमारे यहाँ जो माशरा जब बना, पाकिस्तान बना, आप ये देखें जो रिच क्लास थी वो माइग्रेट करके आए, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, दे स्ट्रगल्ड अ लॉट, बट उन्होंने सर्वाइव किया, मेहनत की। पाकिस्तान में हमारे फोरफादर्स ने, हमारे फादर्स ने और सारे लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इतने ज़्यादा हिकअप्स हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि इतनी एजेंसीज़ वगैरह हैं, जो टैक्स एजेंसीज़ हैं और वो दूसरे हैं, वो सारे आ जाते हैं टैक्स वगैरह कलेक्शन के लिए, जबकि मराहत नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता। मैं कैनेडियन सिटीजन भी हूँ, मुझे पता है वहाँ आप जाके इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ से ज़्यादा कंप्लाइंस है, बट उनको फैसिलिटी और टैक्स की छूट वगैरह, रिफंड्स वगैरह इतने प्रॉपर और इन टाइम है कि सर्वाइवल बहुत इजी है और सिक्योरिटी ऐसी है कि आपके पैसे लेके कोई नहीं भाग सकता। आप यहाँ सबसे बड़े इशू ये होते हैं कि आपको सेलिंग ऑफ योर प्रोडक्ट इज़ वेरी इजी ओवर हियर। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारी, बट अगर आप माल बेच लें तो उसके रिकवरी के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है जैसे आप भीख मांगने जा रहे हो उसके। तो ये हमारा कल्चर है बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया में भी। इंडिया बिट सिक्योर्ड, वो अपने
बिजनेस कम्युनिटी को सिक्योर करते हैं। उनके यहाँ फंडिंग बहुत इजी है, बैंक की फंडिंग बहुत इजी है। चाइना आप देख लें, चाइना में आप अगर जाएं यहाँ से और आप वहाँ जाके सेटअप करना चाहें तो गवर्नमेंट आपको लोन देगी, आपको प्लेस देगी, और जो सप्लायर हैं वो गवर्नमेंट उनसे आपकी फंडिंग करा देगी, तो आप पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो आपके पास अगर आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है तो आपके 50 करोड़ तो होने चाहिए कम से कम। ठीक है, 25 करोड़ की या 30 करोड़ की तो जगह है, 20 करोड़ की आप मशीन डालेंगे, उसके बावजूद भी आप 50 करोड़ की इंडस्ट्री डालने के बाद भी आप हैंड टू माउथ है। अब आप ये देखें, आम जो जॉब करने वाला है वो 1.5 लाख रुपए कमाता है। 1.5 लाख रुपए आज भी एक रीजनेबल सैलरी है, बट वो उसका सर्वाइवल कितना मुश्किल है आप ये देखें। वो कहता है ये तो 50 करोड़ वाला है, उसको ये नहीं पता है जो 50 करोड़ वाला है उसके उससे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बड़े इश्यूज हैं। अच्छा, मैं वापस आता हूँ जो आपका सवाल है, उसमें आपने कहा कि कैसे कैसे आपने ये इतना लंबा सफ़र तय किया। मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, मैं उनको बताता हूँ, देखो इट इज़ अ ट्रिकी जॉब टू कवर फ्रॉम साइकिल टू मर्सिडीज। जी, हकीकत उसके अच्छा ऐसा मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है इतनी जितनी देखने में लगती है, बिकॉज एक एक स्टेप होता है जो आप आगे जाते हैं। कोई नए दौलतिये वाला सीन नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता लॉटो निकल आई, कोई ये नहीं है कि आपने कोई एक मन हीरोइन आपने स्मगल कर दी, वन फाइन मॉर्निंग यू आर लाइक दैट, या आपके पीछे कोई पॉलिटिकल कंपनी आके आप या मिनिस्टर लग गए हो किसी ऐसी मिनिस्ट्री के जहां आपके दिन रात आपकी इनकम हो। बट यहाँ एक एक स्टेप चढ़ना पड़ता है, बट उसमें आपको उस वक्त फील नहीं होता अगर आपके अंदर पावर हो, आपके अंदर एनर्जी हो और आपको कुछ हासिल करना हो। मैं बहुत मजे की बात बताता हूँ। व्हेन आई पास माय इंजीनियरिंग, तो मुझे बहुत सारे कहते थे कि तुम्हें तो अभी जॉब नहीं मिलेगी और ये नहीं होगा। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है कि मुझे क्या बनना है, मैं कहाँ हूँगा ये अभी तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा द पर्सन इज नोन बाय द क्वालिटीज एंड द कैपेबिलिटीज ही कीप्स, बट द पर्सन इज जस्ट व्हाट ही इज। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, मैं आई विल टेल यू कि व्हाट आई विल बी। तो उसके बाद अब ये टाइम गुजरा, हमारा 20-25 साल गुजर गए। उसके बाद फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो तुमने ये कहा था, और वो मुझे मैसेज पे कहा था उन्होंने, और मैंने मैसेज पे उनको जवाब दिया। मैंने कहा देखो एवरीथिंग टेक्स टाइम। हाँ, सही बात है। और इस मुल्क का बहुत बहुत करम है हमारे ऊपर, अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि ये इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ सारी बिखरी पड़ी है अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू कलेक्ट इट। आपने उनको कलेक्ट करनी है, उनको गैदर करना है, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। और ये नहीं है कि आप अकेले सरवाइव करें, बेसिकली आपकी जो टीम है, आपके साथ जो अकाउंटेंसीज हैं, उनको आप अपने साथ कैसे लेके चलते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने अकेले आपने खाया, अकेले पिया, अकेले आप आसमान पे जगमगाए, तो उसका तो कोई फायदा नहीं। फायदा ये है कि आप कितने लोगों को कैरी करके चलते हैं, सही बात। वो बहुत इंपॉर्टेंट। कितने लोगों को आपने बनाया, कितने लोग, कितनी कैसी टीम बनाई आपने, कैसे बंदे तैयार किए, वो बेसिकली होता है। फिर वो इट गोज लॉन्ग वे। तो पैसे कमाना तो बहुत ईजी है, हर आदमी पैसे कमा लेता है, और वो अल्लाह ताला ने देना होता है, उसे किस तरीके से देना है। बट ये चीज़ें इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियारी दी हैं कि वो काम कैसे करता है, सही बात। जायज़ तरीके से करने की कोशिश करता है। या उन्हीं लोग कहते हैं कि भाई तुम जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हो तो तुम ये ज़्यादा है तो तुम ठगते हो। मैं कहता हूँ प्रॉफिट कमाना कोई ठगना नहीं होता। जी, मैं प्रोडक्ट ऐसे लेकर आता हूँ जिनकी वैल्यू होती है, प्रीमियम होती है। अब जैसे हमने मशीन लगी हुई है, हैंगली है, ये चाइना का नंबर 1 प्रोड्यूसर है, सेकंड टू नन, उसका कोई मुकाबला कंपैरिजन नहीं है। ये मुकाबला करता है यूरोपियन मशीन से जाके। फिर उसके अलावा फिर हम जिंगमिंग की मशीन यहाँ सेल करते हैं। जिंगमिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ब्लून लाइन मशीन्स बनाता है वो, जिससे ये सारी फिल्म्स बनती हैं, 5 लेयर, 7 लेयर, 9 लेयर, 11 लेयर, वो बहुत बड़ा। फिर हमारा रिसाइकलिंग और वॉशिंग लाइन का जो हमारा प्रिंसिपल है, जिसको हम यहाँ पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं, वो बियर इंजीनियरिंग के नाम से, वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा। उसकी 80% एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप है। तो जब हम उनको यहाँ ला के रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि भाई ये, तो अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर यहाँ के काम कर रहे हैं, और वो उनकी स्ट्रेटेजिक मार्केट है उनकी पाकिस्तान। तो हमें बहुत प्राउड होना चाहिए। और दूसरा ये कि
एक इम्पैक्ट आता है आपके बिजनेस में कि आप लोगों को अच्छी मशीनरी प्रोवाइड करें। अब मैं वापस उसी पे आता हूँ जिससे मैंने ये आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाई कि वो आप पैसे ज्यादा कमाते हो, मुनाफा ज्यादा रहता है। अब आप अगर नंबर 1 मशीन बेचेंगे तो वो एक्सपेंसिव होगी, सही बात है। एक्सपेंसिव होगी, आपकी 20 साल चलेगी। दूसरी मशीनें 7-8 साल में दम तोड़ देती हैं, जो उसके सेकंड नंबर है वहाँ, इवन चाइना के अंदर भी, पाकिस्तान में भी है। वो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सेल कर देते हैं, बट वो यही होती है 7-8 साल में वो मशीन खत्म हो जाती है और 7-8 साल में लोग परेशान ही रहते हैं उसमें। तो जो वो पैसे बचाते हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, $1-2 लाख, वो उनके 2 साल के अंदर बराबर हो जाते हैं रिपेयर मेंटेनेंस में, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में, एफिशिएंसी में, लेबर में। वो लोग ये नहीं सोचते। तो अब वो ठगना नहीं होता बेसिकली। जो अच्छी प्रोडक्ट है वो अच्छी बिकती है। अब आप शर्ट है, आप शर्ट लेकर आए, 1000 रुपए में भी टी शर्ट अवेलेबल है, आपकी 1000 रुपीज में आपकी टी शर्ट अवेलेबल है। वही टी शर्ट आप लामा में जाए 8000 रुपए की मिलेगी। सही बात। बट उसका फर्क है, उसका फैब्रिक डिफरेंट है, उसकी स्टिचिंग डिफरेंट है, उसका लुक डिफरेंट है। आपके हर बॉडी पे आ जाएगी, आपकी टमी बाहर है उसको एडजस्ट कर देगी, आपके यहाँ से लव हैंडल्स निकले हुए उसको कवर कर देगी। तो हर चीज़ की एक अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। नहीं, ये आप अगर इस तरीके से देखें ना कि जो प्लानिंग बाकायदा करते हैं, सोचते हैं कि हमें क्या करना है, उस जर्नी के अंदर रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है। और जब रिस्क इन्वॉल्व होता है तो वो लोग अमूमन यूजली फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और पता नहीं चलता कि यार ये तो देखे ना कितने महंगी प्रोडक्ट पे कोई चीज़, कॉस्ट पे कोई चीज़ बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप रिस्क उसके पीछे देखें उस जर्नी के अंदर, और फिर उसके बाद जो सेटअप लगाया है और जो लोगों की सेटिस्फेक्शन बाय करनी है, चाहे जो जिस क्लाइंट को आप ये डिलीवर कर रहे हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है। देखें, वो कहते हैं ना, अंग्रेज कहता है ग्रेट रिस्क ग्रेट प्रॉफिट्स। मैं इसको कहता हूँ ग्रेट प्रॉफिट्स ग्रेट रिस्क। तो आपकी लाइफ पूरी रिस्क है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़े चैलेंजेस हैं साहब। मैं आपको बताऊँ, वन फाइन मॉर्निंग आप खड़े होते हैं, आपका बिजनेस क्लोज डाउन हुआ होता है। कैसे क्लोज डाउन हो मैं बताता हूँ। मैं इंडियन मशीनरी किया करता था। 2019 में अभिनंदन को फरवरी में पकड़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद अगस्त में आके वो कश्मीर का जो वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था वो 370 उस पर आके उन्होंने तो हमारे यहाँ उन्होंने ट्रेड बैन कर दिया। अब मेरे पास 25 बड़े मैन्युफैक्चर थे इंडिया के। इंडिया इज ऑल्सो जॉइंट इन इंजीनियरिंग सेक्टर। अब 6 अगस्त को हमारा बिजनेस जो है वो सारा ठप हो गया, यानी जीरो हो गया। और हमने 2018 में रिकॉर्ड बिजनेस किया था, रिकॉर्ड मशीन सेल की थी। 2019 के अंदर बंद। अब हम इधर देख रहे हैं, अब हम क्या करें, यू नो एकदम तो नहीं होता ना। अब क्या मशीनरी जो शिपमेंट हुई है, हम परेशान क्या किनकी शिपमेंट हुई है, उनका क्या करेंगे, जो होनी है, जिनसे पैसे लिए हुए उनका, जिनसे पैसे लिए हुए उनको पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर वापस किए जो दिए हुए थे वहाँ से मंगाए। और उसके बाद जो मशीनरीज कुछ हाई सीज में थी, कुछ उनकी जल्दी शिपमेंट है, थोड़ा सा टाइम दिया था कि भाई जो इस डेट से पहले एलसी खुली हुई है उसको हम कंप्लाई कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे, स्पेयर पार्ट कैसे देंगे इनको। अब आप बताएं टोटल बैन। यहाँ अब हमने 3-4 करोड़ डॉलर की मशीनें बेची हुई हैं पिछले 10-15 साल में, 18 साल में। अब उनको स्पेयर पार्ट चाहिए, अब बैन कर दिया, अब वो क्या करेंगे। सही बात है। तो वो बैन तो कर दिया, वो ये तो देखें कि होगा क्या, होगा कैसे। ये तो शुक्र, मिसाल आपको बताता हूँ कि अब आप खून पे चल रहे हैं और खून अगर सप्लाई होता तो अब अगर इंडिया से आ रहा होता अब क्या करते। वो ये तो ब्लड है वो बेसिकली। स्पेयर पार्ट्स आर द ब्लड ऑफ द मशीनरी। बस अब बैठे हम शक्लें देखते रहे। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, वो के फिर हम चाइना की तरफ हमने रुख किया। अब हमने सारे चाइना के, इत्तेफाक था कि हम वहाँ से इंडिया से बहुत अच्छी मशीनरी सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चर करते, तो चाइना के बड़े मैन्युफैक्चर उड़ के वो हमारे पास आ गए। चाहे वो एजेंसी किसी और के पास भी थी, फिर भी उन्होंने हमें ऑफर किया भाई आप हमारा करें। वो अल्लाह ताला की तरफ से, मैंने बताया ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अल्लाह ताला देता है सारा। उन्होंने हमें दिया कि भाई आप करें। वो हमने फिर 2021 में फिर हमने रिकॉर्ड बिजनेस किया। ये 2 साल के गैप के बाद 2022 में इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज हुए, एलसी खुलनी बंद हो गई, इंपोर्ट ही बंद हो गई, फिर बिजनेस डाउन पूरे पाकिस्तान का। अब क्या करें जी, इंपोर्ट नहीं कर सकते, स्टेट बैंक के पास पैसे ही नहीं है, अब वो क्या करें। फिर वो सर्वाइव किया। फिर 2023 में हमने कुछ बिजनेस किया। 24 में ओवरऑल रिसेशन, डिमांड ही खत्म हो गई, आपकी क्रॉप्स तबाह, आपकी कंजप्शन खत्म, अब इंडस्ट्री आपकी 50-60% प्रोडक्शन पे चल रही।
तो ओवरऑल आपकी कंजप्शन कम हो गई। फिर 2024 अब 25 माशाल्लाह कुछ बेहतर हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ समझ आई, गवर्नमेंट को उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किए, कुछ अब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई। पहिया तो चलना शुरू बताने का मकसद ये मेरे साथ नहीं है, मैं ये इधर उधर आसपास देखता था, एवरीबॉडी वाज सफरिंग इन दैट। Exactly, ऐसे तो ये वाली चीजें सारी जो थी मैं बता रहा था कि तकालीफ आती हैं, बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। आपको उस बिजनेस के अंदर बैठे रहना होता है, आपने भागना नहीं होता। और स्टेबिलिटी मेरे लिए मैं रोज सोचता था कि मैं जब 2013 और 14 में हालात खराब हुए थे, तो यहाँ कराची के आपको पता है क्या क्या भत्ते शुरू हो गए थे, पर्चियाँ शुरू हो गई थी, लियारी गैंग वॉर आ गया, दूसरी चीजें आ गई, इधर उधर रोडों पे मूव करना मुश्किल हो गया था। आपने बच्चों को बचाते थे गार्ड के साथ, खुद वेपन लेके घूमते थे, खुद कम निकलते थे, गाड़ी थी, गाड़ी डिस्पोज ऑफ की, मर्सिडीज वगैरह थी, उसे ही हमने कहा छोटी गाड़ियों में आ जाओ भाई, इधर उधर घूमो। गंदी सेकेंड हैंड गंदी गंदी गाड़ियों में हमने घूमना शुरू किया, कपड़े खराब पहनते थे, क्या करें, उसमें सरवाइव किया। बट वो एक अलहदा मजा है, एक अलहदा पैशनेट अगर आपकी लाइफ हो तो ये वाली सारी चीजें आदमी इंजॉय करता है। हमने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बिकॉज आई वाजंट द ओनली वन। पूरी बिजनेस कम्युनिटी को ये फेस करना पड़ता, पूरे कराची को और आम पब्लिक को, बिजनेस कम्युनिटी के अलावा। आज भी देखें स्नैचिंग होती है। मेरा नेफ्यू जाता है हब जाता है, वो जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल के लिए, वापस आता है, कहता है कि मामू हफ्ते में 3 दिन मेरी स्नैचिंग होती है, क्योंकि मैं रात को आता हूँ वहाँ से वापस। हफ्ते में 3 दिन उसको ज़रूर ये होता है, कहेंगे मैंने मोबाइल रखने छोड़ दिए, और मैं वो छोटे वाले मोबाइल रख के ले जाता हूँ, वो भी ले जाते हैं, घड़ी ले लेते हैं। एक दफ़ा उसको भी ले गए उठा के, उसको रखा और पता नहीं क्या क्या हुआ, फिर उसको छोड़ दिया कुछ। ये मिडिल क्लास और जो हमारी वर्किंग क्लास है वो और फेस कितनी बड़ी हमारे यहाँ लोअर मिडिल क्लास है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, कितनी मुश्किल से खर्चे चला रहे हैं। तो हमारी लाइफ तो फिर भी नहीं, हमें तो खाने का मसला नहीं है, सही बात है। लोगों को खाने का मसला है, सही पहनने का मसला है। उनके यहाँ अगर कोई बीमारी आ जाती है, बीमारी पे 2-2.5 लाख रुपए निकल जाते हैं, बेचारे घर के एसेट्स बेचते हैं। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें वो प्रॉब्लम नहीं है सही बात। जो उनके जितने डायर कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। हकीकत है, बिल्कुल सही। बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं सर के साथ। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे और आगे जानते हैं कि पाकिस्तान में ट्रेड इस वक्त करंटली कैसी चल रही है और कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं। जाएंगे ना, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम कामरान साहब, CEO हैं ट्रेड पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड के और ट्रू पाक के। सर, बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि क्या डिफ़िकल्टी होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं जब इंसान कोई बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। लेकिन स्टिल पाकिस्तान एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और उसके अंदर डिसीजन लिया जाता है, आगे बढ़ता है बंदा। आप काफ़ी अरसे से इस नीश के अंदर काम कर रहे हैं, इस डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं। इस तरफ राग़िब कैसे हुए और ये कंपनी फॉर्म कैसे हुई और ये कौन कौन से मार्केट को ना कैटर करती है? देखिए, मैं ये पॉलीप्रोपिलीन वुवन बैग की इंडस्ट्री कहलाती है और इसमें वुवन बैग्स बनते हैं जो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में यूज़ होते हैं, ज़्यादातर शुगर, फर्टिलाइज़र वगैरह सारी हो। तो इसकी मशीनरी हम बहुत अरसे से सेल कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लगा के देते हैं और टंकी पे भी देते हैं और कुछ पोर्शंस भी दे देते हैं। किसी को सर्कुलर लूम्स चाहिए वो दे दिया, टेप लाइन चाहिए वो दे दिया, प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह, ये सारा ब्ला ब्ला। उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, आपके ऑडियंसेस जो हैं वो बोर हो जाएंगे। तो इसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी लगाई, तो वो कहते थे कि के तो मुझे के कहते हैं वो, तो वो मुझे सब कहते थे कि भाई आप तुम तुम क्यों नहीं शुरू करते मैन्युफैक्चरिंग। मैंने कहा कि भाई मैं इजी लाइफ गुजारना चाहता हूँ और जो मेरा स्ट्रेंथ है मैं उसी पे काम करूँगा। कहेंगे ये भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है। उन्होंने फिर मुझे बहुत मोटिवेट किया, कहने लगा अगर तुम होते, हमारी तो अभी 50 रूम है या 60 हैं, तुम होते तो तुम्हारी 150-200 होती, तुम्हारे लिए तो बहुत ईजी है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने फिर ये सोचना शुरू किया। फिर मुझे एक ऐसा ऑप्शन मिला जो मेरे प्रिंसिपल ने कहा, कहेंगे कि एक है हमारे पास मशीन है और हम आपको वो डिस्काउंटेड रेट पे आपको दे देंगे, हमने किसी और के लिए बनाई थी, तो वो अभी शिपमेंट नहीं ले रहे, तो यू कैन बाय इट फ्रॉम अस, तो हम आपको बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर दे देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बस वो अल्लाह ताला ने कहा था। तो और दूसरा एक और भी था कि मैं अपने बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व था, जो मेरा अपना मशीनरी का है। मैंने कहा मैं अपना बेटा मेरा आर्किटेक्ट है, तो वो रेडी हो गया था, वो जॉब कर रहा था,
अपने इंटरेस्ट की वजह से। तो मैंने कहा तुम आओ और आगे ये पूरी संभाल लो। तो उसने कहा हाँ ठीक है, लब्बैक कहा उसने। मैंने कहा मैं तुम्हें पीछे से फीड करता रहूँगा। उसके बाद हुआ ये कि एकदम से जब उसने 1 साल में पूरा सेटअप किया, तो उसके बाद उसने कहा बाबा मुझे तो मास्टर्स करने के लिए जाना है। मैंने कहा मैं पढ़ाई से तो मैं किसी को भी नहीं रोक सकता, किसी। मैं कहा तुम पढ़ के आओ, चलो ठीक है। तो ही मूव टू कनाडा और ये फिर बिल्कुल ये सेटअप हमने शुरू कर दिया। लेकिन पहले ऐसा था, मैं पीछे चले जाऊंगा कि आपने कहा कि बाकी बिजनेस कैसे शुरू किया। ट्रू पैक के अलावा मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रेड पॉलीमर्स का है। वो ऐसा है कि मैं जॉब करता था, प्रीमियर ग्रुप है बहुत बड़ा, और दीवान ग्रुप की हमने डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर स्टेट 7 ईयर्स। तो उसे बड़ा अच्छा एक्सपोजर हो गया था सारा एंटरप्रेन्योरशिप का। तो फिर मेरा एक दोस्त है कफील शेख, वो बहुत बड़ी उसकी कंपनी है और ही इज ऑल्सो इन द सेम बिजनेस। वो जाफर ब्रदर्स में होता था, वो फर्टिलाइजर सेक्शन में, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट में। तो उसने कहा लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। मैंने कहा भाई हमारे पास अभी फंड वगैरह नहीं, जो आते हैं सैलरी की वो तो क्या कहने, विल डू इट, हिम्मत करो बिल्कुल। तो हम दोनों अपनी फिर जॉब छोड़ के आए, हमने फिर अपना पार्टनरशिप है, अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया। हमारे पास 7-8 एजेंसीज थी। हम वुवन बैग्स हम सेल किया करते थे ऑल ओवर द कंट्री। तो मेजर सेल्स होती थी, वहाँ हमें बड़ा एक्सपोजर मिला, कॉन्फिडेंस मिला। फिर 2004 में आके हम लोगों ने कहा नहीं अब हमारे बच्चे भी हो गए हैं और वो भी है, तो हमें फिर स्प्लिट कर देना चाहिए। वो फिर यूरोप की तरफ निकल गए, मैं इंडिया की तरफ निकल गया। तो फिर हमने फिर मशीनरी का बिजनेस शुरू किया। पहले हम वुवन बैग्स का करते थे 2004 से, क्योंकि बैग्स बेच के हम लोग बोर हो गए थे कि यार यही क्या है, खाली एक ही प्रोडक्ट मुख्तलिफ स्पेक्स की हम लोग सेल करते रहते हैं। तो ये मशीनरी का थोड़ा बिजनेस थोड़ा बड़ा था और ज़रा डिफ़िकल्ट भी था। तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी था, मुझे शौक भी बहुत था प्रोडक्शन में। मैं हर वक्त घुसा रहता था जब हमारी वुवन बैग की जब मैं जॉब करता था तो वो इंटरेस्ट था, उसकी वजह से फिर हमने बिज़नेस शुरू किया। वैसे बिज़नेस हम 1998 से कर रहे हैं। 2004 से हमने फिर मशीनरी का बिज़नेस स्टार्ट किया। 2004 में ट्रेड पॉलीमर हमारी मारिज वजूद में आई और फिर आके हम मशीनरी का काम शुरू किया। तो 2007 से हमारी इतनी मशीन बिकनी शुरू हो गई कि हमें अंदाज़ा ही नहीं था, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एक्चुअली सूरत हाल ये थी कि पहले या तो यूरोपियन मशीनरी थी या चाइनीज़ मशीनरी थी, हम इंडियन मशीनरी लेकर आए। तो उस वक्त चाइनीज़ मशीनरी इतनी ग्रो नहीं की थी, तो उनकी क्वालिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, परफॉर्मेंस इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। यूरोपियन मशीन बहुत महंगी हुआ करती थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं इंडियन मशीनरी लेकर आता हूँ, इसका गैप मैं फिल करूँगा, और वो क्लिक किया। तो यहाँ फिर पाकिस्तान में हमने इंडियन मशीनरीज मुतारिफ कराई, इंट्रोड्यूस की, और 2-3 साल के अंदर हमें रिकॉर्ड सेल होनी शुरू हो गई। और वो हो गया, हमें शुरू में पता नहीं था कि जी हमें सर्विस बैकअप भी देना है और स्पेयर पार्ट भी रखने हैं। जब हमने मशीनरी सेल कर दी 1.5 साल के बाद रिक्वायरमेंट आनी शुरू हुई, तो लोगों ने हमें अब्यूज़ करना शुरू किया हमारे क्लाइंट से कि भाई पार्ट भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो कैसे मिलेगी। फिर हमने वो पूरा एक सर्विस डिपार्टमेंट बनाया। फिर हमने स्पेयर पार्ट अपने पास रखने शुरू किया। फिर वो हमारी सेल और बढ़ गई, स्पेयर पार्ट भी बहुत होते हैं जाहिर है। फिर तो वहाँ से आके फिर एक्सक्यूज़ ख़त्म हो गया। फिर हमारी मशीन और ज़्यादा फिर वो डेवलप हो गई, फिर लोगों को कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। फिर वो इंडियन मशीनरीज यहाँ आ गई, बहुत अच्छी होती हैं, उनका मेटलर्जी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस। और इंडियन जो कंपनीज होती है उनकी बला की कमिटमेंट्स होती हैं, वो अपनी कमिटमेंट से नहीं फिरते। ये इंडिया की तरक्की का राज यही है। हमारा दुश्मन है वो है, लेकिन ये क्वालिटी जो है वो हमें अपने दुश्मन की भी सराहनी चाहिए कि वो उसमें जो डेवलप किया उन्होंने, इसीलिए वो डेवलप कर गए सिर्फ कमिटमेंट्स की वजह से। और फिर उस चीज़ के अंदर वो एडवांस आगे लेवल पे एडवांसमेंट, वो मेटलर्जी जो थी, उन्होंने R&D में काम करते हैं वो लोग। वो आपको पता है वॉक्स तैयार है जो उसके पार्ट्स वहाँ बनते हैं इंडिया के अंदर। हम लोग अभी नहीं बनाते, हम लोग तो खैर पूरे जेट प्लेन ही बनाने शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता हम बनाने शुरू कर देंगे। तो लेकिन अब जो ड्यूरिंग ये हमारी जो वॉर हुई है हमारी चंद दिनों की, उसमें हम लोग तो यहाँ से उठ के हम लोग यहाँ आ गए, हमारा मुल्क। अब हम ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अब दुनिया के अंदर जाते हैं, हम सीना तान के जाते हैं, लोग कहते हैं हाँ तुम्हारा है ये, इसे अल्लाह ताला ने इज्जत देनी थी, ठीक है ना, जो मोजे हुए और सारी चीज़ें, और हमारा मुल्क भी फ्लरिश करेगा इंशाल्लाह। बस 2-4 चीज़ें हैं उन पे ओवरकम कर दें। मैं पहले कहता था कि जी ये इंटरेस्ट रेट कम कर दें और ये जो टैरिफ है, पावर टैरिफ, उसको कम कर दें। तो देखें आपके पास सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है ना वो मैन पावर है। आपके यहाँ चीपेस्ट मैन पावर अवेलेबल है इन द रीजन। तो
आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बहुत अच्छा, और लेबर कॉस्ट कम है, प्लस अगर ये दो चीजें इंटरेस्ट रेट और ये कम हो जाए आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर यूएस ने लगाया, तो हमारे पास बहुत ही अपॉर्चुनिटीज और खुलेंगी एक्सपोर्ट की। अब हमें हमारे मुल्क के पास कमी जो है बिजनेस की, हमारा बिजनेसमैन बहुत अच्छा है, बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है और उसको बेस्ट यूज ऑफ जो उसके पास वर्किंग कैपिटल है उसका आता है, बट उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके हाथ ये बंधे हुए हैं कि वो एक्सपोर्ट नहीं करता। सो चाहिए एक्सपोर्ट की तरफ करें। हम ये फैक्ट्री, हम स्टार्टअप हमारी हो रही है, हम इसको एक्सपोर्ट से ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं कि जब एक्सपोर्ट्स बिल्ड होने करने का प्लान बने और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का प्लान हो तो क्या डिसीजन लेने चाहिए अगले 10 सालों के हवाले से। तो जाएगा नहीं, मुलाकात हो रही है ब्रेक के बाद और जानते हैं उसके बाद पाकिस्तान नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर कैसे ग्रो करेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। जाएगा नहीं, मुलाकात हो रही है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम कामरान साहब, CEO हैं TPL के और साथ साथ ट्रू पाक के। सर, पाकिस्तान के अंदर नेक्स्ट 10 ईयर्स में जब हम देखते हैं, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पावर टैरिफ एक सबसे बड़ी चीज़ है जो इंडस्ट्री को परेशान करता है। इसी तरीके से इनसिक्योरिटीज़ कुछ होती हैं जो परेशान करती हैं। डॉलर का रेट पिछले 2 साल के अंदर स्टेबल हुआ है, तो कुछ डिसीजंस के अंदर आसानी होती है जो इसमें आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं एक ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो ताकि इंडस्ट्री लग सके, नई जॉब्स प्रोड्यूस हो सकें, और क्योंकि हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब जाती है तो नेक्स्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, वो कहती है पुराने वाली गलत हैं, इस डिसीजन गलत हो गए थे, अब हम ये वाला काम करेंगे। लेकिन एक बात जो कॉमन वो बात कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को रूम मिलना चाहिए डेवलप होने का, ताकि नई जॉब्स आ सकें और फिर हम एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सकें। ये सब तो सबका फोकस रहता है, लेकिन फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, जब कि हम लास्ट 10 ईयर्स के अंदर हम देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री और हमारी जॉब्स क्रिएशन और हमारे साथ साथ कि हम किस तरीके से उसको स्केल अप कर सकें पाकिस्तान के अंदर ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके। इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए क्या सोल्यूशन हो ताकि कम से कम नेक्स्ट 5, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स की सही प्लानिंग हो सके। देखिए, हमारी जो कौम है ना, बड़ी वर्सटाइल है। यहाँ मैं कौम की बात करूंगा तो एज ए होल भी करूंगा और एज ए पर्टिकुलरली अपने सिंध की भी करूंगा और कराची की भी करूंगा। कोटा सिस्टम लगा दिया, मुश्किलात हो गई यहाँ के बच्चों के लिए कराची के। उन्होंने क्या किया, प्राइवेट जॉब करनी शुरू कर दी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाइट कॉलर जॉब शुरू कर दी सही कह रहे हैं। और सारे उसमें हो गए, बाहर चले गए। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस नहीं थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस सबसे ज्यादा कराची के अंदर है सब पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा ठीक है, चलो एडमिशन नहीं दोगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। वो वहां से पढ़े, इक्विप्ड हुए और उन्होंने सर्वाइव करना शुरू कर दिया। यही एक हमारी कौम का है। बिजली के टैरिफ आसमान से बातें करने लगे, डीजल पेट्रोल सारे बढ़ा दिए, फ्यूल टैरिफ, फ्यूल बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई। उन्होंने कहा ठीक है, अब हम सोलर लगाते हैं। तो पूरी कौम ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है। सही बात। इतने सोलर आ गए कि अब सबसे ज्यादा हमारी इंपोर्ट हुई है सोलर पैनल्स की। सेकंड नंबर पे है या फर्स्ट नंबर पे, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उन्होंने कहा हम सोलर लगाते, उन्होंने फिर सर्वाइवल करना शुरू कर दिया। पर टैक्सीज का सर्वाइवल नहीं है। हाँ, सही बात है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो दूसरे टैरिफ आ रहे हैं उसका भी सर्वाइवल बहुत सारी चीज़ों का नहीं है कि भाई SSG ये जो जैसे गैस है उसका ऑल्टरनेट नहीं है जो इंडस्ट्री के लिए कंजप्शन में चाहिए होते हैं और चीज़ें, लेकिन हम सर्वाइव कर जाते हैं। इसी तरीके से मुझे ये लगता है कि जो अगले 5 साल और 10 साल में हमारा फ्यूचर ताबनाक है, क्योंकि आपकी पूरी कौम को ऐसा तैयार कर दिया है हमारे हालात ने कि हम हर हालात में सर्वाइव करते हैं, स्ट्रगल कर जाते हैं, स्ट्रगल करके सर्वाइवल मोड में रहते हैं और हम निकल जाते हैं, वो तरक्की भी करते हैं। आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल ईरान के लिए, ईरान के हालात हमसे बहुत बेहतर है। सैंक्शंस लगी, इंपोर्ट्स खत्म, ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, उसके बावजूद आप उनको जाके देखें, बट उनके पास ऑयल पावर था जिससे वो सर्वाइव किए। हमारे पास एग्रीकल्चर है, जेम्स हैं, मिनरल्स हैं, हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर रहे ड्यू टू सम रीजंस और दी अदर।
इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उसमें सबसे बड़ी है। अब मेरे ख्याल से ऑयल को लेने के चक्करों में है वो ट्रम्प ने कल कहा है कि हम बताएंगे कौन सी कंपनी एक्सप्लोर करेगी, क्या करेगी, इसका मतलब, और वो फिर रॉयल्टी लेगी और एक सर्टन पोर्शन 30-40% वो ले जाएगी। चलो फिर भी ले जाए, फिर भी कुछ ना कुछ तो आएगा, अभी तो ज़मीनों के अंदर दबाव है। देखें इस वक्त जैसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, अपने हिसाब से वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और तरक्की की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। उनके कितने ख़तरात हैं, वज़ीरिस्तान इशू है, बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म के इश्यूज़ हैं और भी दूसरी चीज़ें, वो उसके अंदर बेचारे फंसे हुए हैं और उसके बावजूद भी मुल्क चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से चलाए, जहाज उड़ेगा मतलब जितनी भी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वो अपने तय काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी हैंडीकैप है क्योंकि उसके IMF के प्रेशर है, वो लोन दे रहे हैं, पॉलिसीज वहाँ से बन के आती है, वो उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि मुल्क भी चलाना है। मैं अभी करप्शन वगैरह की बात नहीं करूँगा, वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो हम करते रहें और अगर आप इसकी वही फोरकास्टिंग करें अपनी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, हम स्ट्रगल करते रहेंगे, मुश्किल हालात रहेंगे, लेकिन हम तरक्की करते रहेंगे और हमारा बिजनेस कभी ऐसी सूरत हाल आ सकती है कि हमारी जो कंपनीज हैं, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, वो एक्सपोर्ट की तरफ चली जाएं, तो उसमें मिरेकल्स हो सकते हैं। दो अगर हम ये वाली चीज़ को देखते हैं सर, लास्ट में 1 मिनट में जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं नए आने वाले, उनको क्या मशवरा देंगे कि कैसे इन चीज़ों को देखते हुए डिसीजन लें, प्लानिंग कर सकें, ताकि एक्सपोर्ट वाली साइड के ऊपर उनको भी फ़ायदा हो और मुल्क को भी फ़ायदा होगा डेफिनेटली। देखिए बहुत सिंपल है, मार्केट में जब आप बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो आपने ये देखना है कौन सी प्रोडक्ट शॉर्ट है, कौन सी क्रॉप शॉर्ट है और किस किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है टू सेल और जिनकी प्राइसेस चढ़ी हुई हैं। तो वो जो मार्केट गैप्स हैं उसको फिल करने के लिए जो जो आप समझ सकते हैं सोल्यूशन निकाल कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या कंज्यूमर प्रोडक्ट है या कोई इंडस्ट्रियल चीज़ है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं। देखो मैन्युफैक्चरिंग आपकी जनरेशंस जो है वो उस पर इम्पेक्ट आता है, जनरेशंस को फ़ायदा पहुंचता है। बिल्कुल ऐसा ही है और उससे हमारे सारी चीज़ों के अंदर खुद भी फ़ायदा उठा सकते हैं और मुल्क को भी बेनिफिट दे सकते हैं। ऑब्वियसली यस, आप टैक्स पे करेंगे सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया कामयाबी का सफ़र के लिए टाइम निकालने का। पाकिस्तान खुदा ने बहुत खूबसूरत बनाया और बहुत सारी यहाँ पे जो नेमतें हैं ना वो हैं, हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हम डिसीजन सही लें, हम समझ के साथ चलें, उन लोगों के साथ जुड़ें जो इस फील्ड के अंदर, उस फील्ड के अंदर काम करें जिसमें आप काम करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे बात है ना, लगन के साथ काम कर लें। विदाउट लगन, पैशन, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो भी बताए वो वक्ती तौर पे शायद फ़ायदा दे सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म शायद ना दे पाए। तो इसलिए मुस्तकिल लगन के साथ मेहनत करते रहें, ख़ुद भी बेहतर हों और पाकिस्तान को भी बेहतर करते रहें। इजाज़त दीजिए डॉक्टर मोहसिन कामयाबी के सफ़र से। नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।